2017-2022 का सर जो आंकड़ा है विजय जी, उसमें ये बता रहा है कि जब समाजवादी पार्टी के साथ 2017 में आरएलडी का गठबंधन था तो गठबंधन में 57% वोट इनके पास था। लेकिन जैसे ही 2022 में यह गठबंधन टूटा फिर समाजवादी पार्टी के पास वो 33% रह गया। तो ये फिर अखिलेश यादव ये गणित देखने के बावजूद ये जो बात कह रहे हैं, इसका रिएक्शन क्या होगा फिर? किसी भी समाज को लेकर कोई टिप्पणी करने से नुकसान ही होता है, ठीक है। और ये बात बहुत हर्ष ने अच्छी कही कि हम सब लोग ये बताते हैं हमारी वजह से आपका कितना फायदा हुआ, ठीक है, लेकिन आपका कितना फायदा हुआ जो आप बता रहे हो कि 3753 पर या 56 पे 50 से 57 से 33। हाँ, तो इससे ये समझ में आ रहा ना कि भाई अखिलेश जी के साथ जब जयंत जी थे तो कितना फायदा उनको हुआ, या जाट समाज का जो भी प्रतिनिधित्व जिसका वो कर रहे हैं वो उनके साथ आया। इसका मतलब ये नहीं है कि जयंत जी का फायदा नहीं हुआ होगा अखिलेश जी के साथ, क्योंकि वो क्यों जाते हैं उनके साथ, तो जयंत को भी उनका फायदा हुआ। और उससे अखिलेश जी की नाराजगी असली वजह क्या है कि एक तो जो एमएलए मिले वो तो ठीक है, अखिलेश जी ने अपने स्टेक पर उनको राज्यसभा भेज दिया जयंत जी को, और उसके बाद वो चले गए। ये उनको एक तकलीफ है, असली बात तो ये है, ठीक है। फिर दूसरी बात है, चौधरी चरण सिंह जी का नाम बार बार लिया जाता है, तो भले ही जयंत चौधरी उनके ग्रैंडसन हैं चौधरी चरण सिंह के, लेकिन समाजवादी पार्टी उनका पॉलिटिकल वसीयत अपने नाम समझती है कि वारिस वो है पॉलिटिकल। क्यों ऐसा समझती है? मुलायम सिंह की वजह से, क्योंकि मुलायम सिंह अपना पॉलिटिकल गुरु के तौर पे चौधरी चरण सिंह को देखते थे, और ये बात ठीक भी है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह हमेशा रहे। मुलायम सिंह जी ने हमेशा मुलायम सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव बनाने का काम तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इसलिए वो मानते हैं। तो फिर ये चवन्नी मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक वसीयत जो है, राजनीतिक वारिसदारी जो है वो समाजवादी पार्टी के पास है। अब जयंत उसके वो हो गए क्लेमेंट, पहले होता था भाई उनके साथ ही तो दो भाई एक साथ चल जाए तो ठीक रहता है, अब यहाँ पर ये परेशानी हो गई। और मुश्किल क्या है कि वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत पार्टी नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ जाट वोट जो है 17% है, 20% है, 10% है, वो वोट इधर उधर कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जयंत चौधरी का आना उस वोट बैंक को मजबूत करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाट वोट बैंक नहीं है, मैं उसका बल्कि भी जाट नेता भी बहुत सारे हैं उनके पास। इसका उदाहरण भी मैं दे देती हूँ। इसी में जो डेटा मैंने पढ़ा, 2017 में भारतीय जनता पार्टी जब आरएलडी के साथ गठबंधन में नहीं थी तब जाट कितना प्रतिशत उनके साथ था? वो 38% था जी। लेकिन वही 2022 में जब आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला जाट कितना हो गया? वो 54% पर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि वो पावर तो है, पावर तो है ही, ये इसीलिए तो सारा वो चल ही रहा उनका खेल। वो पावर तो है, पावर को अपने पास बुलाने के लिए कोई चवन्नी कैसे बोलते हैं? ये कैसे चवन्नी छाप पॉलिटिक्स है? देखिए, अखिलेश यादव ने जो कहा है वो मुझे लगता है समझदारी से ज्यादा उनका फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा। उनको ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ कांग्रेस और एसपी मिलकर के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का कारक तो नहीं बन सकते। वो जब तक गठबंधन का विस्तार नहीं होगा, गठबंधन का विस्तार करने के 2-3 ऑप्शन थे, दोनों तीनों अभी उनके लिए आउट ऑफ रीच दिख रहे हैं। उनमें से एक जयंत चौधरी है। जयंत इसलिए जरूरी है कि वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के समय से ही उसका कोई बड़ा जनाधार नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक उसको मिलता रहा है, लेकिन जब तक जाट वोट बैंक उसके साथ मिलता नहीं है तब तक कोई विनिंग कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर आप समय दें तो जो मुलायम सिंह का आपने कहा, मुलायम सिंह को चरण सिंह ने बनाया जो कुछ बनाया जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात मैं एक और कहूँ उससे आगे जाके कि चरण सिंह को इतना बड़ा नेता अगर बनाया तो उसमें जाटों के साथ साथ यादवों का और दूसरी बैकवर्ड जातियों का बहुत बड़ा योगदान था। भाई जाट तो वेस्टर्न यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में तो है नहीं जी, बिहार में तो है नहीं। और चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति थी, अगर आप थोड़ा 75, 77, 84 तक भी देख लें, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता के तौर पर बड़े हुए। तो यूपी से लेके हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा तक, पंजाब में ठीक है बादल की वजह से थे, या बाकी स्टेट्स में भी थोड़ा बहुत उनका था, मध्य प्रदेश में भी 2-4 एमएलए जीतते रहे, तो वो इतने बड़े नेता थे। लेकिन दिक्कत यह हुई कि मुलायम सिंह यादव, 3 यादव हुए यूपी की राजनीति के बड़े, और उनमें रामनरेश यादव, मुलायम सिंह यादव और बलराम सिंह यादव। रामनरेश और मुलायम सिंह दोनों लोकदल के साथ थे, चौधरी चरण सिंह के साथ। 77 में जब जनता पार्टी बनी और पहली बार उत्तर प्रदेश में मतलब एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, सम्मिश्र सरकार तो 67 में ही बन गई थी जी। तो रामनरेश यादव को बनाया गया जो आजमगढ़ से आते थे।
रामनरेश यादव ने मुझे बताया था, संयोग की बात, संयोग कहिए दुर्योग कहिए, तीनों नहीं है। रामनरेश यादव ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव कितनी बारीक राजनीति करते हैं। वो लोकदल में चौधरी चरण सिंह को दिखाते हैं बलराम सिंह यादव का डर कि अगर मैं कमजोर पड़ूंगा, कांग्रेस की सरकार है तो मेरा एनकाउंटर करा देगा, मरवा देगा। वही डर बलराम सिंह यादव कांग्रेस में दिखाते थे अपने आप को मजबूत करने के लिए कि मुलायम सिंह यादव मुझे मरवा देगा। तो एक तो मुलायम सिंह यादव कैसे आगे बढ़े, इसमें दो राय नहीं है। बात मैं जोड़ दूं, क्योंकि आपने जब ये किस्सा छेड़ा भी 2-3 दिन पहले ही, जब इस पे एक और एनालिस्ट से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव जी ये पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से जानते थे। रामनरेश यादव जी के काना फूफी करते रहना वो अविश्वास इतना बड़ा कर दिया। खैर ये इतिहास की बात है। अब मैं दो चीजें मुलायम सिंह की जो हैसियत थी लोकदल में वो बता दूं आपको जी। एक तो अभी किसी ग्रुप में मैंने फोटो देखा, चौधरी चरण सिंह का पी रहे हैं सोफे पे बैठ के, और मुलायम सिंह यादव हुक्के में जो चिलम होती है ना वो भर के लगा रहे हैं। ये फोटो है, और उस जमाने में एआई नहीं होता था, मुझे नहीं लगता एआई का। एक घटना का मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। यह घटना है जब बीजेपी और लोकदल का नाम उस समय होता था दलित मजदूर किसान पार्टी, शायद 84 के चुनाव की बात है अगर मैं सही याद कर रहा हूँ। नगला चंद्रभान में जो फरह के पास है, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो गृह नगर है, इन दोनों का अलायंस हुआ था। वहां पे एक ज्वाइंट मीटिंग थी नगला चंद्रभान में फरह के पास। उस मीटिंग को संबोधित करने के लिए चौधरी चरण सिंह को जाना था, और मुलायम सिंह यादव कमरे के बाहर चक्कर काट रहे थे कि चौधरी साहब तैयार हुए कि नहीं हुए। मैं एक संयोग बस वहां था, क्योंकि विजय जी को शायद पता होगा, भरतपुर राज परिवार के एक सदस्य थे कुंवर अरुण सिंह, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र थे। मुझे उनको ज्वाइन कराना था डीएमकेपी में। बहुत दिन से पीछे पड़े थे, और कई कॉमन फ्रेंड्स के जरिए उन्होंने दबाव बनाया। चौधरी साहब से मेरा इतना भर था कि मैं उनको एक अच्छा राजनेता मानता था, और कई बार पॉलिटिकल समझ लेने के लिए उनसे मैं उस समय पत्रकारिता शुरू कर रहा था, अमर आगरा में था। वो तो पत्रकार जी बिल्कुल लिखते हैं, बात करते हैं। तो वो मुलायम सिंह की हैसियत इतनी नहीं होती थी कि जब तक चौधरी साहब की अनुमति ना हो कमरे में आ जाए। अब तीसरी घटना जो है, अजीत सिंह से राइवलरी शुरू होती है। जयंत को और अखिलेश को जो राइवलरी है वो विरासत में मिली है। ये शुरू होती है अजीत सिंह और मुलायम सिंह के साथ। अच्छा। चौधरी चरण सिंह परिवारवाद के विरोधी थे, सब जानते हैं। हालांकि उनकी बेटी भी राजनीति में आई, उनके दामाद भी आए थे, लेकिन वो एक पारिवारिक दबाव के चलते आए। अजीत सिंह जब राजनीति में आने वाले थे, चरण सिंह बीमार थे, तो उनको राजनीति में लाने वाले कौन लोग थे? वो तो कंप्यूटर इंजीनियर थे अमेरिका में। उनको लाने वाले मुलायम सिंह थे, देवीलाल थे, वो लोग थे, चाहते थे कि भाई अजीत सिंह को क्या राजनीति आती है, फेस उनका होगा, पार्टी हम चलाएंगे। लेकिन अजीत सिंह वो फिर वही कहावत, पढ़ा लिखा जाट, तो फिर तो वो आ गए। अब बिटरनेस कब हुई? जब यूपी में सत्ता परिवर्तन की बात हुई जनता दल बनने के बाद जी, और उसमें दोनों एक क्लेमेंट हो गए। अंडरस्टैंडिंग ये थी अजीत सिंह दिल्ली की राजनीति करेंगे, मुलायम सिंह लखनऊ की करेंगे। अब वो अंडरस्टैंडिंग बीच में लोगों ने चाबी भरी, चाबी भरने वाले वीपी सिंह एंड कंपनी थे, जनमोर्चा वाले लोग, और उन्होंने ही अजीत सिंह को डिच किया। लेकिन मैसेज ये गया कि मुलायम सिंह ने अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया।